मेरा नाम मेरा नाम पवन है। पवन शर्मा। और मैं एक साइकोथेरेपिस्ट इसलिए बना क्योंकि मैं खुद फक्ड अप था। यही सच है। हाँ, ये वो नहीं है जो मैंने जॉब इंटरव्यू के वक्त बोला था जब मुझसे ये सवाल पूछा गया। वो क्या कारण है जिसके लिए आप मनोचिकित्सा की ओर बढ़े? आपको क्या लगता है? मैं हिचकिचाया। मैं महसूस कर सकता था कि पैनल में बैठे सभी मेंबर्स मेरी ही ओर देख रहे हैं। मुझे लोगों की मदद करनी है। दैट्स रियली इट। मैंने इंटरव्यू में बस इतना ही बोला, बट दैट वाज कंप्लीट बुलशिट। हाँ, मतलब मैं लोगों की मदद करना चाहता था, मगर ये मेरा दूसरा लक्ष्य था। असलियत में तो उस वक्त मैं खुद की मदद की खोज में था। एंड आई बिलीव ये सच है उन सभी लोगों के लिए जो मेंटल हेल्थ के इस फील्ड में आते हैं। हम इस प्रोफेशन में इसलिए आते हैं क्योंकि हम खुद की मदद करना चाहते हैं। अब ये हम स्वीकार करना चाहें या ना चाहें, वो बात की बात है। क्या आपको पता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास अकेले या चार दीवारी के अंदर नहीं होता, लेकिन हमारे संबंधों से होता है। We are shaped and completed by unseen and unremembered forces, namely our parents. This is frightening for obvious reasons. किसको क्या पता हमारे व्यक्तित्व के विकास से पहले हमने क्या क्या झेला है। हमारा चरित्र हमारे जानने से पहले ही बन गया। बल्कि मेरे मामले में मैं हमेशा से ही डरा और सहमा हुआ रहा। मेरे उस डरने का कारण शायद मैं नहीं था। मुझे शक है कि मेरे उस डरने सहमने का कारण थे मेरे पिता। मेरे पिता का गुस्सा अनप्रिडिक्टेबल था। उनका गुस्सा काबू से बाहर था। एक छोटी सी आवाज़, एक छोटी सी बात उनके गुस्से को आग देने के लिए काफ़ी थी। उनकी एक चीख से पूरा घर कांप उठता था। बचपन में वो सीढ़ियों पर चढ़कर कमरे तक मेरा पीछा करते। मैं बिस्तर के पीछे छुप जाता और दीवार से सट कर बैठ जाता। मैं बहुत धीरे धीरे सांस लेता और ये प्रार्थना करता कि ये ज़मीन मुझे निगल जाए और मैं गायब हो जाऊं। लेकिन हर बार उनके हाथ मुझे पकड़ लेते थे और मुझे बाहर ले आते थे, और उनकी बेल्ट मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। उस बेल्ट को बिना रोके तब तक चलाया जाता था जब तक मेरा रोना, मेरी कमज़ोरी और मेरी बेहोशी की वजह से रुक ना जाए। मुझे कभी ये पता नहीं चल पाया कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया जिससे मेरे पिता का गुस्सा हर बार बढ़ जाता था। क्या सच में मुझे वो मार पड़नी चाहिए थी? मैंने अपनी माँ से पूछा। वो बस ये कहती थी कि मुझे क्या पता, तुम्हारे पिता पागल हैं। अगर आज मेरे पिता को किसी मनोचिकित्सक को दिखाया जाए तो उनको पक्का कोई डिसऑर्डर निकलेगा जिसका इलाज उनके पूरे ज़िंदगी नहीं हुआ। मुझे याद है जब मेरे पिता घर पे नहीं होते थे तो घर में बहुत खुशियाँ रहती थी। जब मुझे और मेरी माँ को घर में और बगीचे में पूरी आज़ादी मिलती थी क्योंकि हम पर कोई नज़र रखने वाला नहीं होता था। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैं खुलकर जीऊँ। उस घर में मैं एक छोटी सी रोशनी की तरह था जो अंधेरे से घिरी हुई है। मैं फिजिकली और साइकोलॉजिकली उस कष्ट से छुटकारा पाना चाहता था। मैं भाग जाना चाहता था। सिर्फ तभी मैं सुरक्षित हो सकता था। शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई। जब मैं 18 का हुआ तो मुझे इतने मार्क्स मिल गए कि मैं उस यूनिवर्सिटी में जा सकता था जिसमें मैं जाना चाहता था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ, लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि बहुत देर हो चुकी है। फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितनी भी दूर भागूं। मैं जहाँ भी जाता उनकी यादें मुझसे भुलाई नहीं जा सकती थी। उनकी आवाज़ हमेशा मेरे कानों में गूंजती थी। वो आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ती गईं। सिर्फ एक ही रास्ता उस समय मेरे नज़रों में आया। मैं एक केमिस्ट से दूसरे केमिस्ट के पास गया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पावर वाली सारी दवाइयाँ खरीद ली।
मैंने एक पैकेट खोला और मैंने सारी गोलियां एक एक करके निगलने की कोशिश की। फिर आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा, पर मौत तो आई नहीं। लेकिन उस अंधेरे कमरे में मुझे एक ख्याल आया। मैं मरना नहीं चाहता था, कम से कम अभी तो नहीं। अभी नहीं, जबकि मैं पूरी तरह से जिया भी नहीं हूँ। इससे मुझे एक उम्मीद मिली। मुझे मदद की ज़रूरत थी और वो मदद मुझे मिली जीन से, एक थेरेपिस्ट जो कि मेरे यूनिवर्सिटी में थी। उसकी मुस्कान बहुत एम्पैथेटिक थी। वो शुरू में कुछ भी नहीं बोलती थी, बस मुझे सुनती थी। और शायद उसी की सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी कि कोई मुझे सुने। मैं उस पर विश्वास करना चाहता था। मैंने उसे अपने बारे में बताया, अपनी कहानी बताई। मैं अपने ख्यालों को, अपने भावों को महसूस ही नहीं कर पाता था, मगर मैं बीच बीच में जीन के चेहरे की ओर देखता था और ये देखता था कि उनकी आंखें आंसू से भर जाती थी जब वो मुझे सुनती थी। समझ पाना मुश्किल था, मगर हाँ, वो आंसू उसके नहीं मेरे थे जो उसके आंखों से निकल रहे थे। उस समय मुझे समझ नहीं आया, मगर एक थेरेपी ऐसे ही काम करता था। एक पेशेंट अपने वो सारे भाव अपने थेरेपिस्ट को सौंपता है जिनको वो स्वीकार नहीं कर पाता, और उसकी जगह उसका चिकित्सक उन भावों को संभालता है जिनको वो स्वीकार करने से डरता है। उसकी जगह वो चिकित्सक अपने पेशेंट के भावों को महसूस करता है और फिर धीरे धीरे वो उन भावों को अपने पेशेंट को परोस देता है। जीन और मैं बहुत सालों तक एक दूसरे से मिलते रहे। उसके माध्यम से मैंने खुद से खुद के रिश्ते को समझा और खुद से दूसरों के रिश्ते को भी। आपसी रिश्तों को, ईमानदारी को, दयालुता को, ना कि गुस्सा और वायलेंस को। मैं धीरे धीरे अलग महसूस करने लगा। कम भारीपन, ज़्यादा महसूस करने की क्षमता, कम डर। I'd feel peaceful, even happy sometimes. साइकोथेरेपी ने मेरी जान बचा ली थी। आफ्टर यूनिवर्सिटी मैंने मनोचिकित्सा की ट्रेनिंग ली। मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने ये सब क्यों नहीं बोला अपने जॉब इंटरव्यू में। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप साइकोथेरेपिस्ट क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि आई न्यू इट वॉज एन इंटरव्यू आफ्टर ऑल। आखिर में मैंने बस यही कहा कि आई बिलीव द ट्रेनिंग मेक्स यू इनटू साइकोथेरेपिस्ट रिगार्डलेस ऑफ योर इनिशियल इंटेंशंस। फिर फिर क्या, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और मुझे वो जॉब मिल गई।